ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारी बुद्धिस्ट साइट है, जिनमें सारनाथ प्रमुख है, उधर जाते हुए अपनी यात्रा जारी रखेगी। सम्मानित सज्जनों, आज हम कितने गौरवशाली हैं कि आज हम उन चीजों की घोषणा कितने स्वाभिमान के साथ, कितने गर्व के साथ करने का अवसर पा रहे हैं। अभी हम कहीं अज्ञानतावश या बिना किसी नेतृत्व के किसी दूसरी व्यवस्था की मेलों की भीड़ बने हुए थे। हमारी शक्ति, हमारी उपस्थिति, हमारे संसाधन कहीं और लग रहे थे। आज महापुरुषों का कारवा हमें मिला और हम आज अपने ही कार्यक्रमों की घोषणा अपने मार्गदर्शक की भूमिका में, अपने मार्गदर्शक के निर्देश पर आज पूरे देश के, अपने समाज को ये कहते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहे कि हमारा मार्ग हमारे पास है। अब हमारी मेले लगेंगे, हमारी यात्रा होंगी, सब कुछ हम अपना बनाने जा रहे हैं। हे तथागत बाबा साहब अम्बेडकर, हम ऐसा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि परम श्रद्धेय बनते करुणासिंह जी के मार्गदर्शन में हम अपनी विरासत को अपने हाथों सजाने संवारने का काम में लग गए। तो आज आप देश के लोगों को बधाई, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को, कि आपको श्रद्धेय बनते जी के अनुकंपा से पहला अवसर मिल रहा है। महाकारुणिक बुद्ध की स्थली है, तो हम 18 मार्च की तैयारी में इस विश्वास और भरोसे के साथ जुटे कि अब ये कारवां आगरा से प्रारंभ होगा और संपूर्ण भारतवर्ष में गतिशील होगा, जो भारत में एक नए युग का प्रारंभ है। एक युग प्रवर्तक के रूप में इस कार्यक्रम को हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा काम भारत की धरती पर होने जा रहा है। अभी इस चर्चा पर मैं आगे बात रखते हुए अभी बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ को देख रहा था, जो भंते जी ने हम सबको पढ़ाया है। उसमें 7वां खंड है, महान समण की अंतिम चारिका। उसमें 4 लाइनें मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह बुद्ध से चारिका का दौर शुरू हुआ, मानव सभ्यता के विकास में एक चारिका का कितना बड़ा योगदान रहा, जो बुद्ध से प्रारंभ होती है। अभी उसमें लिखा है, आप लोग उसका बाद में अध्ययन कर सकते हैं। 7वां खंड है, महाश्रवण की अंतिम चारिका इसका शीर्षक है। उसमें वर्णन लिखा है, उन्होंने लगभग 75 बार सावर्थी की यात्रा की और लगभग 24 बार राजगृह की। कपिलवस्तु जहां तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मासधम 4 बार गए। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्राएं की। लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 300 मील से कम नहीं है। इससे दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। इन दूरियों को बुद्ध ने पैदल ही तय किया था। उन्होंने बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं किया। आरंभ में तो अपने चारिका काल में रास्ते में ठहरने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने और आराम करने के लिए विहार बनवाए, जिनका उपयोग वे पड़ाव हेतु करने लगे। बहुधा तथागत मार्ग के वृक्षों की छाया में ही रात बिताया करते थे। जो उनके धम्म संदेश को स्वीकार करने के लिए लालच थे, उनके संदेह दूर करने और बाधा हटाने के लिए तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान और कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव भी गए। वह अपने मत के विरोधियों के तर्कों का खंडन भी करते थे। मैं इतनी सी बातें 4 लाइनें आपको कहने के लिए बता रहा हूं कि एक मानव सभ्यता के विकास में जीवन का जो रूपांतरण शुरू हुआ है वो बुद्ध काल से ही है और इसमें महाकारुणिक बुद्ध की चारिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप समझ सकते हैं कि संभवतः तब लिपि भी नहीं थी। उस वक्त महाकारुणिक बुद्ध की धम्म देशनाओं का जो सिलसिला रहा, चारिकाओं के दौरान भले ही साधनों का अभाव था, उसके बावजूद भी महाकारुणिक बुद्ध ने विषम परिस्थितियों में चारिका को बनाए रखा। और ये केवल चारिका नहीं थी,
बल्कि चारका के दौरान लोगों को धम्मदेश न देना, संदेह दूर करना, समस्याओं का निदान करना विचार के प्रचार का सबसे उत्तम साधन ये साबित हुआ। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि महापुरुषों में कितनी समानता है। बुद्ध से प्रारंभ होती है और आज तक देखते हैं तो भले ही एक के बाद बहुत लंबे अरसे बाद दूसरे महापुरुष आए हैं, लेकिन महापुरुषों में कितनी समानता है। और समानता इसलिए कि सभी एक विचार से बंधे हैं, इन सबका मकसद एक था, और मकसद एक था तो फिर इनके जनहित के कल्याण के जो कार्य करने की जो शैली थी वो भी लगभग लगभग एक ही जैसी नजर आती है। तो बुद्ध काल से ये काम शुरू हुआ है। और आधुनिक भारत में देखें तो भले ही बाबा साहब अम्बेडकर साधनों के अभाव में घर घर तक नहीं जा सके, लेकिन उनका विचार दूर तक गया और संपूर्ण भारत में एक इतना बड़ा धर्मांतरण, धम्म दीक्षा का कार्य विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण है जिससे धम्मचक्र गतिमान हुआ। और फिर आधुनिक भारत में देखें तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा पर साहब काशीराम साहब का एक बहुत बड़ी यात्रा, जिसने पूरे देश में एक विचार को स्थापित किया। और मैं आधुनिक भारत में इसलिए बात को बड़े मजबूती से कह सकता हूं कि बात संभवतः हम सबकी समझ में आती जा रही है कि हमारी तमाम समस्याओं का निदान हमारे शोषण का, हमारे साथ होने वाले अन्याय का, अत्याचार का, गरीबी का, अपमान का, मैं कह सकता हूं कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन सभी का निदान ये धम्मचर्य का साबित होगी। क्योंकि ये श्रद्धेय भंते जी, इसमें भंते जी का कोई अपना मत नहीं है। भंते जी जो इसके वाहक हैं, ये मंतव्य तो पीछे से ही चला आ रहा है। इसका मतलब है हमारी तमाम समस्या को निदान और जो कुछ हमें मिलना है उन सब का माध्यम ये धम्मचर्य का होगी, ये निर्णायक होगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा है, ये बुद्ध का मार्ग है। इस पर हमने एक महापुरुष को चलते हुए देखा है, इसलिए मैं देख पा रहा हूं, आपसे कहने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए महापुरुषों में कितनी समानता है, क्योंकि सब एक विचार से बने हैं, इनका सबका मेल खाता है मकसद, इसलिए रास्ता बिल्कुल ठीक चला रहा है। और मैं तो एक बौद्ध उपासक होने के नाते मेरा अटूट विश्वास और अटूट भरोसा है रास्ता यहीं से निकलेगा। और ये जो आज शुरुआत हो रही है, 21वीं सदी हमारी होगी, निसंदेह उसका जरिया ये बुद्ध और उनका धम्म ही उसका रास्ता होगा, चाहे उसका जरिया ये चारिका हो। मार्ग हमारा यही है। तो ये बताते हुए कि जो चारिका का मंगलारंभ होने जा रहा है, इसके स्वरूप पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। घोषणा करते वक्त इसकी शुरुआत 18 मार्च 2025 को प्रारंभ होगी आगरा से। इसके लिए श्रद्धेय भंते जी निरंतर देश के कोने कोने में जो हमारे विद्वान भिक्षु बैठे हैं उनसे निरंतर संपर्क में है, उनसे वार्ता जारी है। तमाम भिक्षुओं ने इस पर अपनी सहमति जताई है, प्रसन्नता व्यक्त की है और भंते जी के साथ इस धम्मचारिका में जो हमारा धम्म कारवा के रूप में ही रहेगा उसमें साथ चलने की सहमति व्यक्त की है। यह सिलसिला लगातार जारी है। इसके लिए जो देश भर के भिक्षु हैं उनका जमावड़ा, उनका जो इकट्ठा होना है, सब भंते जी ने तो 16 तारीख से ही कहा है। वो सभी हमारे सम्मानित भिक्षु 16 तारीख से ही आगरा में आना शुरू हो जाएंगे और 16-17 तक मंत्रणा रहेगी, 18 को प्रस्थान हो जाएगा। तो पहला काम तो यही है कि सबसे पहले इस महान कार्य के लिए, चूंकि भिक्षु हमारे सर्वोच्च सत्ता के उत्तराधिकारी हैं, तो श्रद्धेय भंते जी उन्हें अपने स्तर से आमंत्रण दे रहे हैं, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। ये सामान्य चारिका नहीं है, ये कासाय क्रांति है। कासाय क्रांति
जो चीवर से ही शुरू होगी। इसके लिए हमारी प्राथमिकता में संघ ही रहेगा, हमारा नेतृत्व संघ ही करेगा। इसलिए इसके प्रारंभ करने के लिए श्रद्धेय भंते जी देश के विद्वान भिक्षुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं, उनसे विचार विमर्श हो रहा है और बड़ी संख्या में सहमति दे भी दी है। तो पहला काम तो जो श्रद्धेय भंते जी के स्तर का है, भंते जी ने प्रारंभ कर दिया है और पहले चरण में आगरा से प्रारंभ होकर ये सहारनपुर तक जाएगी। रूट चार्ट में अभी बता दूंगा। दूसरा, इसमें पूरे भारत के भिक्षु शामिल होंगे जहां भी हैं। श्रद्धेय भंते जी की तरफ से आमंत्रण है सभी को, जो भंते जी दे रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश या किसी अमुक राज्य का मामला नहीं है। 16 और 17 तारीख को आगरा पहुंचने के लिए भंते जी कह रहे हैं। जो लोग उत्साह के रूप में, जो उत्सव के रूप में आएंगे वो अपनी गाड़ियां लेकर 18 तारीख में आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, जो वैचारिक रूप से सभा में भाग ले सकते हैं, उनको भंते जी ने 17 तारीख में आमंत्रित किया है। और उसके बाद जो बड़ा काम है, इसके लिए जो लोग चीवर में यात्रा करेंगे, एक विशाल संघ उतरेगा जमीन पर। चूंकि बुद्ध शासन की कल्पना भंते जी ने की है, जो एक विशाल संघ जमीन पर उतरेगा जो देश को प्रभावित करेगा, लोगों को चीवर के बारे में पता लगना चाहिए। तो जैसे श्रद्धेय भंते जी भिक्षुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, वैसे हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग भी आज से ही, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। भंते जी ने कह दिया कि आप पूरे देश से उन लोगों को आमंत्रित करें, उनको रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप पंजीकरण कराएं कि मैं, जैसे पहले चरण में लगभग 60 दिन की यात्रा रहेगी। इसका मंगलारंभ 18 मार्च से होगा और समापन बुद्ध पूर्णिमा और उसके 4 दिन बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारनाथ पर जाकर उधर ही हम इसका समापन, भंते जी इस पर विचार कर रहे हैं। तो लगभग 60 दिन की ये चारिका है। इस 60 दिन में जिसकी जो भूमिका है, जो जितने दिन, कम से कम भंते जी ने 15 दिन का समय दिया है चीवर में, और उससे ज्यादा लोग रहे, तो जो लोग चीवर में रह करके इस महान कार्य में शामिल होकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराना शुरू करें, श्रद्धेय भंते जी को सूचना दें, अथवा बीआरसी पे जो नंबर है, जो हमारे अधिकृत नंबर है, आप अपना आधार कार्ड भेज करके बिना देर किए हुए बड़ी संख्या में, भंते जी का मानना है कि जितना बड़ा संघ होगा, जैसे बुद्ध शासन में हम सोचते हैं कि विशाल संघ को देख करके राजा महाराजा प्रभावित होते थे, आम जनता का जीवन बदलता था, तो धर्म को ठीक से समझ पाने का अवसर मिलता था। तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के अभियान चलाएं और जितना भी हमारा, हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में उतरे तो और अच्छा रहेगा। आप सब लोग प्रयास करेंगे तो हम सब लोग रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करें, पंजीकरण कराएं। उसके बाद और एक बहुत अच्छी बुद्धा पीस वॉलंटियर, इसकी रिक्रूटमेंट होनी, भर्ती करनी है। इस पूरे काफिले को संभालने के लिए बुद्धा पीस वॉलंटियर के लिए हमें नौजवानों की भर्ती करनी है, कार्यकर्ताओं की। तो आप सबसे निवेदन है, आप बिना देरी किए हुए अपने गांव से, क्षेत्र से, नगर से, अपने अपने संगठनों से जो लोग इस ऐतिहासिक कार्य में वॉलंटियर के रूप में भूमिका देना चाहें, शायद भंते जी ने कहा था बिलो 35 या बिलो 40, तो जो कम से कम उम्र के लोग हैं, युवा हैं, वो इसमें उतरे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में, महिला और पुरुष दोनों ही। तीसरा, इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया की टीम बनाई जानी है, जो इस पूरे कार्यक्रम को आज से ही, अभी हम कल तक पोस्टर इसका जारी कर देंगे, आप सब लोग मिलकर के इसकी बम्बारमेंट करके पूरे देश में, तब तक चारिका शुरू हो उससे पहले पूरे देश के कोने कोने में इसकी आवाज पहुंच जानी चाहिए कि भारत में बुद्ध शासन जैसी चारिका शुरू होने जा रही है, जो कि इतिहास लिखेगी। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं भी चीवर के लिए तैयार हो। जैसे पूर्व में सामान्य प्रबंधन शिविर में हमारी सम्मानित महिलाएं, साहसी महिलाएं इस काम में अपनी भूमिका निभाती रही हैं, उनसे भी निवेदन है कि ये भारत में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। संपूर्ण भारत में धम्मचारिका, ये बुद्ध शासन के बाद पहली ऐसी चारिका होगी जो दीर्घकालीन चलेगी,
तब तक परिणाम नहीं आ जाते, ये काम चलता रहेगा। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होना है, जिसके लिए बंटी जी ने कहा है, इसके लिए जो मैनेजमेंट के कार्य को देखेंगे, इस बात को थोड़ा गंभीरता से आप सभी लोग जो भी राज्यों के प्रतिनिधि जुड़े हैं, आप गौर करें इस बात पर। बंटी जी ने कहा है कि एक विशाल संघ देश में चरखा करने निकल रहा है, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट उसके साथ रहेगा। वो चाहे भोजन की व्यवस्था का है या जो संसाधन जुटाए जाएंगे, जिन शहरों से काफिला गुजरेगा, धमकारमा गुजरेगा, चारका गुजरेगी, वहां के जो कार वाले लोग, बाइक वाले लोग, इसके साथ वहां पंचशील के झंडे, वहां भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, दान पारमियों की व्यवस्था, स्वागत सत्कार करने वाले लोग, ये तमाम ऐसा प्रबंधन होगा, सुरक्षा की व्यवस्था, तमाम जनपदों से अपने अपने स्तर से परमिशन ग्रांट कराने की व्यवस्था, ये सब इतने महत्वपूर्ण कार्य होंगे कि हम नहीं चाहते। बंते जी का इरादा ऐसा है कि ये औपचारिक यात्रा नहीं है, इसका हर काम अनुशासित, व्यवस्थित और बहुत सराहनीय होना चाहिए। लोग हमसे सीखें कि यात्राएं ऐसे भी निकलती हैं, धर्मचर्या ऐसे भी निकलती हैं, इसका अपना एक प्रोटोकॉल होगा, एक अनुशासन होगा, कहीं किसी तरह की इसमें बाधा ना होगी। उसके लिए हम सब की ड्यूटी है, बड़े पैमाने पर लोग इसमें अपना नाम दर्ज कराएं। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, आपने देखा होगा कि जहां जब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, इसकी मुख्य अवधारणा ये रहेगी, जैसे मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, ये केवल कहने की बात नहीं है। अभी जैसे बंते जी ने सारे देश को हम कह सकते हैं कि ललकारा जैसा ही है, जैसे अभी तक हमने कहा बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ये हम केवल कह रहे थे, कर नहीं रहे थे। लेकिन बंते जी ने पूछा क्या ये नारा कोई सिद्धांत है या कोई शिक्षा है या केवल कहावत है या औपचारिकता है? तो लोग इसके प्रति सजग हुए। हम कह कुछ रहे और कर कुछ भी नहीं रहे। ऐसे ही जो मेरा कहने का आशय ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि मैं बौद्ध हूं, मैं जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है, तो इसमें जब धम्मचर्या निकलेगी, याद रखना ये जाति की भावना से परे ही होना चाहिए। जब आप ये कहेंगे कि भाई किसी ने भंगी कहा तो कब तक हम भंगी बने रहे, किसी ने चमार कहा हम कब तक चमार बने रहे, किसी ने गडरिया कहा हम कब तक गडरिया बने रहे, एक जमीर को ललकारने जैसा है। तो जातीय के अस्तित्व को खत्म करके ही या खत्म करने के लिए इधर आएंगे, तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जाति की सीमाओं से बाहर जाकर लोगों को प्रेरित करें और इधर लाएं। ये नहीं लगना चाहिए कि अमुक जाति का मूवमेंट है, जाति का नहीं, ये जाति विहीन लोगों का मूवमेंट है। जाति तो थी लेकिन विलीन हो गई, इनकी जातियां तो थी लेकिन जातियां विलीन होकर के बहुत समाज के लोग हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है, ये तय हुआ है कि हम अब तक जो दीगर जातियां हैं, अलग अलग नाम से जानी जा रही है, हम सब लोग मिलकर के, भाई बंधु मिलकर के, हम विनम्रता के साथ प्रयास करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे सभी भाइयों को इस समुद्र में मिलाने के लिए, जाति विहीन समाज जैसे समुद्र में मिलाने के लिए ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जाति की सीमाओं से बाहर निकल करके निमंत्रण देना है, संगठन की सीमाओं से भी निकल बाहर निमंत्रण देना है। ऐसा नहीं कि ये कौन संगठन है, बस जो बुद्ध और बाबा साहब महापुरुषों के समर्थक है, उधर जो काम कर रहे हैं, उन सबको निमंत्रण देना है। उनकी क्या भूमिका हो सकती है, कौन खाना खिला सकता है, कौन पानी पिला सकता है, कौन आदर सत्कार कर सकता है, कौन यात्रा में शामिल हो सकता है, कौन अपने संसाधन, कार और मकान का प्रयोग कर सकता है, इसके लिए हमें लोगों को आमंत्रण देना है। धार्मिक संगठन और सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधि जिसके भी बुद्ध में आस्था है, जो इस आंदोलन से प्रेरित है, उसको कहे, उनको निमंत्रण दे और उनको शामिल करे।
वो अपनी पहचानों को दरकिनार करके एक बौद्ध समाज की पहचान के साथ इसमें आए। व्यक्तिगत पहचानों को छोटा है, उन्हें अपने पास रखें। एक बड़ी पहचान के लिए, एक बड़े काम के लिए हम इसमें शामिल हों। वो चाहे कोई सामाजिक प्रतिनिधि है, धार्मिक प्रतिनिधि है, राजनीतिक प्रतिनिधि है, जिसकी आस्था बुद्ध में है, वो खुले मन से आए और इसमें शामिल हों। उनको हम सब लोग इसमें अवसर दें। इसका जो रूट अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। भले इसमें सारे देश के लोग, लगभग 300 लोग जुड़े हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोग हैं वो उसके कृपया ध्यान से सुनेंगे। ये पहले चरण में आगरा से इसकी शुरुआत है। आगरा से शादाबाद, शादाबाद से महामाया नगर, जिसे हाथरस कहते रहे हैं। हाथरस में कुर्दिन नगर, शासनी, सिकंदराव, ये भी रहेंगे। फिर महामाया नगर से अलीगढ़, अलीगढ़ की भी कुछ तहसीलें उस नगर रहेंगे। अलीगढ़ से खुर्जा, खुर्जा के इर्द गिर्द भी कुछ नगर रहेंगे। फिर बुलंदशहर, फिर बुलंदशहर की भी कुछ तहसीलें रहेंगी। पंसील नगर यानी कि हापुड़, हापुड़ के निकट भी जैसे पिलखुआ आदि हमारे जो नगर हैं वो रहेंगे। गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और सहारनपुर, ये प्रमुख रूट रहेगा। फिर लोकल लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ जो बैठकें रहेंगी। अगर इसमें कुछ और जोड़ा जाना है तो स्थानीय स्तर पर लोगों से बात करके, उनकी सहमति लेकर के इसमें हम मंत्री जी की अनुमति से उसे जोड़ लेंगे। फिलहाल ये चरण रहेगा आगरा, शादाबाद, महामाया नगर, अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, पंसील नगर यानी हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और सहारनपुर। और सहारनपुर में ये रुक जाएगी। उसके बाद फिर दूसरे रूट डाइवर्ट करेंगे। तो ये हमारा रहेगा मार्ग, जिस मार्ग से यात्रा चलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि हम सब लोग इस पूरी यात्रा में, और इसके बाद जो दूसरा चरण चलेगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी डिस्कस कर लेंगे। वैसे बुद्ध साइट जितना भी हमारे हैं, श्रावस्ती है, सारनाथ है, जितना हमारा है, हम सब उसको डिजाइन करके और उधर यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये यात्रा लगभग 60 दिन का हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पूरी कार्य योजना बनाकर क्या क्या हमारे साथ रहेगा। अब जो प्रमुख बात है जो आपके साथ हमें चर्चा करनी, वो ये है कि इस पूरी यात्रा में, जो भारत में हजारों साल के बाद शुरू हो रही है, हम अपनी भूमिका तय करेंगे। जिसमें हमने बताया, चाहे भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, आने जाने के संसाधनों की व्यवस्था है, शहर में निमंत्रणों की व्यवस्था है, कार, मोटरसाइकिल, इन तमाम लोगों को जुटाने की व्यवस्था है। ये सब एक व्यवस्थित तरीके से रहेगा। और हम देखते हैं कि इसमें गांव से लेकर नगर तक की बड़ी भागीदारी होगी। इस यात्रा का मकसद है बुद्ध शासन की अवधारणाओं को जमीन पर उतारना, लोगों को एक सजीव चित्रण देना, लोगों को जीवन में रूपांतर लाना, ताकि लोग समझ सके कि हम बौद्ध हैं। तो बौद्ध का मतलब है हमारा मार्गदर्शक अलग है, हमारा नेतृत्व अलग है, हमारा धर्म ग्रंथ अलग है, हमारे पर्व परंपरा प्रतीक अलग हैं, हमारा सब कुछ अलग है। हमारे पास अपनी एक विरासत है जो आचार संहिता को समर्पित है। अब आचार संहिता इसका मुख्य आकर्षण रहेगा। ये कुछ बिंदु थे जिन बिंदुओं को आज आपके सामने रखा, और हम सब लोग जुट करके अभी फिजिकल बैठक होंगी। लगभग भंते जी ने 20 बैठकों का चिन्हांकन किया है। उसके बाद सब लोग मैदान में उतरेंगे, हम सबकी भूमिका निश्चित रहेंगी। तो ये था पूरा कार्यक्रम, एक छोटा सा संक्षिप्त में आपके सामने रखा है, और इस बीआरसी के माध्यम से निरंतर इस पर चर्चा होनी है। अब हम चाहेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आज हुई है। भले ही हम सोशल मीडिया पर लगभग 300 लोग जुड़े हैं, लेकिन देश के कोने कोने से जुड़े हैं। आज की विचार और ये बात पूरे देश में अधिकृत रूप से वायरल हो जाएगी। आपका प्रचार का तरीका, सोशल मीडिया का तरीका, बात करने का तरीका, टेलीफोन पर चर्चा, आज से पूरे बम्बारमेंट होनी चाहिए। शेष मार्गदर्शन के लिए सरदेव भंते जी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय डॉक्टर योगी धामी जी से अनुरोध करूंगा कि शेष मार्गदर्शन के लिए भंते जी हमारे बीच में मौजूद है। आप सरदेव भंते जी को आमंत्रित करें और हम सबका मार्गदर्शन कराएं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय। बुद्ध अलंकार बोध जी ने
आगामी कार्यक्रम की एक विधिवत घोषणा कर दी है और यह धम्म भूमि का एक नीतिगत निर्णय है। पिछले 3 दिनों से लगातार इस पर चिंतन मनन और चर्चा परिचर्चा जारी थी। रात्रि को एक अंतिम निर्णय ले ही लिया गया, जिसकी घोषणा आज बुद्ध अलंकार बौद्ध जी ने आपके सामने की है। सभी बातें विस्तार से बता दी गई हैं, बस मैं तो इतना ही कहूंगा, कई सौ वर्षों के बाद भारत में दोबारा से बुद्ध का शासन देखने को मिलेगा। अभी 1.5 वर्ष पहले बिलासपुर में हमने बुद्ध के शासन की एक झलक देखी थी कि सैकड़ों भिक्षु एक साथ कैसे रहते थे, क्या दिनचर्या थी, आम्र वन में ध्यान साधना का अभ्यास, ये सब चीजें हमें बुद्ध काल की ओर लेकर के गई। जो भी व्यक्ति उस शिविर में आया, चाहे वो दर्शक की भूमिका में था, चाहे वो सामनेर की भूमिका में था, सामनेरी की भूमिका में था, भिक्षु या भिक्षुणी के रूप में था, उन सभी ने उस दृश्य को देखा, अनुभव किया और एक स्पष्ट रूप से बुद्ध का शासन हमें नजर आने लगा था। उसी विचार का ये अगला पड़ाव है कि वो एक जगह पे था। अब भिक्षुओं के लिए तो तथागत ने एक सिद्धांत ही प्रतिपादित किया था, चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षुओं, चलते रहो लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए चलते रहो। हम देख रहे हैं कि देश में भिक्षु तो बहुत बने, लेकिन चलने वाले भिक्षु नहीं बन पाए। ये भी एक विकास का एक क्रम रहता है। सैकड़ों वर्षों तक भारत में धम्म नजर नहीं आ रहा था। बाबा साहब के प्रयासों से दोबारा धम्म दिखने लगा है। अब ये पहले फेज में जो भिक्षु बने, साधनों के अभाव में या जन समर्थन के अभाव में किसी भिक्षु का मनोबल बन ही नहीं सकता था कि वो चारिका की हिम्मत कर सके। अभी देश में भिक्षाटन भी शुरू नहीं हो पाया, चारिका तो उसके आगे की अवस्था है। लेकिन धम्म भूमि नया सोचती है, बड़ा सोचती है, आगे बढ़ करके काम करती है। एक लंबे अनुभव के बाद ये अनुभव किया गया कि देशनाओं से, प्रशिक्षणों से और सामने शिविरों से एक वातावरण तो बना है, लेकिन धम्म अभी गतिशील होता नजर नहीं आ रहा। हजारों लोग धम्म की ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे। इसका मतलब वो प्रयास बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं है। अब धम्म की चर्चा गली गली में होनी चाहिए, धम्म की चर्चा गांव गांव, नगर नगर में होनी चाहिए। उसके लिए तो एक बड़ा प्रदर्शन महत्वपूर्ण ही हो सकता है। बस उसी विचार को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि हम 18 मार्च से बाबा साहब के आगमन की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हम चारिका की शुरुआत करेंगे और पूरे 60 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में ये चारिका चलेगी। उसका रूट कल फाइनल होकर के आपके सामने आ जाएगा और किस तारीख को कहां पहुंचेंगे इसकी सूचना हम समय समय पर देते रहेंगे, क्योंकि ये सब अनिश्चित सा कार्यक्रम रहता है यात्राओं का। हम किसी भी सूरत में उसे वेल प्लान नहीं कर सकते कि कहाँ की उपासक ज्यादा गंभीर है, कहाँ उपयोगिता ज्यादा है, कहाँ उपयोगिता नहीं है, फिर रहने की कहाँ व्यवस्था हो सकेगी, क्योंकि समूह बहुत बड़ा होगा। लगभग 300 से 400 लोग हो सकते हैं। इतने बड़े समूह को रोकना, ठहराना, खाना पिलाना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। हम सभी को अनुभव से गुजरना है और मैं तो आप सबसे ये बात कहूंगा, आप जहां पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जितने लोगों को भी जानते हैं, ये बात कहना शुरू करें कि बुद्ध का शासन लौट आया है
एक बार फिर बुद्ध का शासन दिखाई देगा। भिक्षु चारिका पर निकल पड़े हैं, भिक्षु संघ चारिका पर चलने लगा है, और ये संघ का एक नेतृत्व है। जैसे तथागत ने कहा था, पूछा गया कि ये तथागत आपके जाने के बाद धम्म का नेतृत्व कौन करेगा? तब तथागत कहते धम्म का नेतृत्व धम्म ही करेगा। तो धम्म का नेतृत्व धम्म ही करेगा। ये चारिका उसी सिद्धांत के आधार पर है कि भिक्षुओं का संघ का नेतृत्व यह इसमें काम करेगा, और भिक्षु संघ इस यात्रा को नेतृत्व प्रदान करेगा। अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे भिक्षु इसमें भागीदार बनेंगे। तो ये एक धम्म भूमि का बहुत ही रचनात्मक और वक्त के अनुसार धम्म को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होगा। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूं कि जितना हो सके आप इस यात्रा का प्रचार प्रसार करें। और चूंकि ये यात्रा हजारों वर्षों के बाद शुरू हुई है, 6ठी शताब्दी के बाद भारत में धम्म चारिका को नहीं देखा गया। वर्ष में एक बार विदेशी भिक्षु अवश्य आते हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट से या मुंबई एयरपोर्ट से या कोलकाता एयरपोर्ट से उतर करके वो लगभग 15 या 20 दिन के लिए एक यात्रा निकालते हैं, चारिका करते हैं। तो वो विदेशी भिक्षुओं का प्रयास है। भारत की ओर से इस प्रकार की कोई विशेष बड़ी यात्रा नहीं चल पाई। छोटी मोटी यात्राएं हुई हैं, अवश्य हुई हैं, लेकिन छोटी यात्राओं का प्रभाव व्यापकता में नहीं होता। तो ये यात्रा पूरे देश की भागीदारी की यात्रा है, और मैं इसे कहना चाहूंगा, ये धम्मचारिका संपूर्ण भारत के नाम से कार्यक्रम चलेगा। पूरे भारत की में यह चारिका चलेगी। पहले चरण में हमने उत्तर प्रदेश को लिया है कि प्रथम 60 दिन के लिए ये संघ उत्तर प्रदेश में रहेगा। उसके बाद एक अल्प विराम देने के बाद फिर हम दूसरे प्रदेश की ओर रुख करेंगे। वो मध्य प्रदेश भी हो सकता है, राजस्थान, दिल्ली प्रदेश, गुजरात, जहां के भी लोग चाहेंगे उसमें हम यात्रा के लिए निकलेंगे। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा। तीसरे चरण में वर्षावास आ जाएगा। तो वर्षावास हम किस राज्य में करेंगे ये भी तय करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा चारिकाएं चलती रहेंगी। ये चारिका कभी भी खत्म न होने वाली चारिका बने, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए भिक्षु संघ के नेतृत्व में ये चारिका चलेगी। आप लोगों को इस चारिका के लिए सहभागी बनना है। कोई श्रामणेर बनकर के सहभागी बन सकता है, कोई यात्रा के साथ सेवक के रूप में सेवा देने के लिए साथ चल सकता है, कोई यात्रा के स्वागत के लिए काम कर सकता है, कोई दूसरे संसाधन जुटाने के लिए काम कर सकता है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तभी ये काम सही ढंग से संपन्न हो सकेगा। तो सभी लोग प्रचार करें, चर्चा करें, एक दूसरे को समझाएं। और यात्रा के दौरान बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ेंगी, काम आने वाली चीजें हैं, जैसे पिट्ठू बैग है, अम्ब्रेला है, टॉर्च है, इमरजेंसी लाइट है, पात्र हैं, दो दो चीवर हैं, बिछाने का बैठने का वस्त्र है, संगाठी है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो भिक्षुओं को चाहिए। यात्रा के दौरान उनकी निरंतर आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सब चीजों के लिए हमें काम करना है। जो भी सामर्थ्यवान उपासक उपासिका हैं, वे अपने सामर्थ्य से इस यात्रा में अपना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि संसाधन जुटाना भी एक बड़ा काम है, और संसाधन जुटने के बाद उनका उपयोग करना दूसरी बात है। तो हमें सभी लोगों को मिल करके इस यात्रा के लिए संसाधन जुटाने का काम करना है। एक बार मैं फिर इस मंगलकारी घोषणा के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं धम्म भूमि की टीम को, कि सभी ने मिलकर के सकारात्मक भाव के साथ इस यात्रा को निश्चित किया है। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि भिक्षुओं की इस यात्रा से लोगों का मन क्रियाशील हो जाए, गतिशीलता आने लगे, और गतिशीलता से जीवन भी रूपांतरित होने लगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामना करते हुए
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।